हेलो एवरीवन। संस्कृत पेडागॉजी महामैराथन। अभी तक हम लोगों ने संस्कृत के छोटे छोटे पार्ट को चैप्टर वाइज सीरीज को कंप्लीट किया। अब हम लोग सारे वीडियो को किसी एक वीडियो में कंप्लीट करने के लिए, जिससे क्विक रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए महामैराथन सीरीज कर रहे हैं। इसमें जितने भी अभी तक हम लोग वीडियो किए थे उसका डिटेल डिस्कस किए थे, उसको शार्ट में क्विकली तेजी से, जिससे परीक्षा में रिवीजन हो सके, उसके लिए हम लोग करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप लोग पिछले वीडियो को ना देखे हो तो वहाँ पे जाके इसी वीडियो की प्ले लिस्ट में ऊपर आप लोग जाके देख सकते हो। हम लोग इसको यहाँ से क्विकली करेंगे और इसमें लगभग 80-90-100 क्वेश्चन होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, संस्कृत भाषाया शिक्षणस्य कृते चतुर्णाम कौशलानाम क्रमः अस्ति। तो संस्कृत भाषा के शिक्षण में के लिए चतुर्णाम कौशलानाम क्रमः, चारों कौशलों का क्रम कौन सा होगा? ठीक है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये क्रम हो गए, या फिर श्रवणम, लेखनम, पठनम, भाषणम, पठनम, लेखनम, भाषणम, श्रवणम, या फिर भाषणम, पठनम, श्रवणम, लेखनम। तो देखो, संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए जो कौशल होते हैं उसको हम लोग दो रूप में याद करते किए हुए हैं। मुझे पता है आप सबको पता होगा, LSRW, या फिर हिंदी में सुबोपाली। ये कुछ ट्रिक है, इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये शामिल है। यानी इसका आंसर हो जाएगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपाली, ये नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गुरुमुखम इति कस्य कौशलस्य साधनम वर्तते। गुरुमुखम इति कस्य कौशलस्य साधनम वर्तते। गुरुमुखम में कौन सा कौशल या साधन होता है? लेखन कौशल, पठन कौशल, श्रवण कौशल, भाषण कौशल। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लेखन कौशल या फिर श्रवण कौशल। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, श्रवण कौशल। गुरुमुखम इति कस्य कौशलस्य साधनम वर्तते, तो श्रवण कौशल। गुरु के मुख यह साधन भाषा शिक्षण के कौशल के श्रवण कौशल साधन का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एतेषु भाषा शिक्षण कौशलम नास्ति। इनमें से कौन सा भाषा शिक्षण कौशल नहीं होगा? अभ्यास, पठन, श्रवण, लेखन। तो इन सब इसमें से भाषा शिक्षण कौशल कौन सा नहीं है? तो प्रैक्टिस यानी अभ्यास। जबकि तीनों पठन, श्रवण, लेखन भाषा शिक्षण कौशल के अंतर्गत आएंगे। भाषा शिक्षण कौशलानाम विपरीत क्रम। भाषा शिक्षण के कौशल का विपरीत क्रम में आपको अरेंजमेंट करता है, उसके लिए वही फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब इसको पहले हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन इसका जो विपरीत क्रम पूछा है, पहले राइटिंग, फिर रीडिंग, फिर स्पीकिंग, फिर लिसनिंग। ऐसे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड का, सॉरी फोर का, क्वेश्चन नंबर 4 का सी नंबर हो जाएगा। पहले लेखन, फिर पठन, फिर भाषण, फिर श्रवण। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत भाषा शिक्षण से द्वितीय कौशलम अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण में द्वितीय कौशल कौन सा होगा? पढ़ना, लिखना, भाषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय कौशल कौन सा हो जाएगा? भाषण। क्वेश्चन नंबर 6, अध्यापिका द्वितीय कक्षाया छात्रेभ्यः भावभंगिमाभिः तथा मुख्याभिव्यक्ति द्वारा कथां श्रावयति। अनन्तरं च तां कथां स्वमातृभाषया वक्तुतां निर्दर्शित एवं सा मूल्यांकन करोति। ठीक है, यानी अध्यापिका एक टीचर्स हैं जो कि द्वितीय कक्षा के छात्रों के भाव भंगिमा को तथा मुख्य अभिव्यक्ति यानी मुंह से कथा को मुख्य अभिव्यक्ति के द्वारा कथा को श्रावयति यानी सुनती हैं या कहती हैं। तो अनंतरम च ताम कथाम स्वमातृभाषा यानी उसके पश्चात जो स्वमातृभाषा में उसको बताती हैं, वक्तुनाम निर्देशित बताती हैं। एवं सा मूल्यांकन करो, तो वह किसका मूल्यांकन करती है? जैसे बताता हूँ, यदि एक अध्यापिका जो है दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए भाव भंगिमा तथा मुख्याभिव्यक्त यानी के द्वारा कथा सुनाती हैं और उस कथा को मातृभाषा में बोलने के लिए कहती हैं,
तो वह श्रवण कौशल का किस प्रकार के श्रवण कौशल का मूल्यांकन करती है? चिंतन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। तो इसका आंसर श्रवण कौशल। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रोबेल महोदय अनुसारम संस्कृत भाषा शिक्षणस्य कौशलानां क्रमः अस्ति। तो फ्रोबेल महोदय के अनुसार संस्कृत भाषा शिक्षण के कौशल का क्रम होगा श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल महोदय ने भी वही जो क्रम है उसी को दिया है, LSRW। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्वेश्चन नंबर 8, भाषणम भाषा कौशलस्य कथमः क्रमः। तो भाषण में भाषा कौशल, भाषण जो है आपके भाषा कौशल का कौन सा क्रम है ये बताना है। तो चतुर्थ, तृतीय, प्रथम या द्वितीय। तो इसका आंसर द्वितीय, सुनना, बोलना दूसरे नंबर पे आएगा, फिर पढ़ना, लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, श्रवणम भाषा शिक्षणस्य कथमः क्रमः। तो जो आपका श्रवण है वो कौन से क्रम में आता है? तो इसका क्रम जो हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुगोपाली या फिर LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, श्रवण कौशल से साधनम नास्ति। श्रवण कौशल का साधन नहीं होगा कौन सा? आकाशवाणी, पुस्तकम, गुरुमुखम, दूरदर्शनम। तो श्रवण कौशल का जो साधन है तो आकाशवाणी भी बोलता है, टेलीविजन में आप लोग देखते होंगे आकाशवाणी, या फिर आकाश से पहले के जमाने में ये भी होता था कि आकाश से आपको एक वाणी प्रदान होती थी, उससे कहीं कहीं सुनने में उपयोग किया जाता है। गुरुमुखम में भी सुनते हैं, दूरदर्शन या टीवी में तो सुनते ही हैं, लेकिन जो पुस्तक है यहाँ पे वह श्रवण कौशल का साधन नहीं होगा। तो नास्ति पूछा है तो आंसर हो जाएगा 10 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग थोड़ा तेज कर रहे हैं। अगर आपको इसको डिटेल डिस्कशन में छोटे छोटे पार्ट में देखना है सबसे पहले उसको देख लेना, उसके बाद इसको देखना आराम से। ठीक है, इसको रिवीजन के क्विक रिवीजन के लिए करना परीक्षा के जस्ट पहले, तो इससे आप लोगों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत शिक्षण उद्देश्यम अर्थ। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य होता है, बताओ संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? तो ऑप्शन देखो, संस्कृते परिरक्षणम या फिर भारतीय संस्कृते ज्ञानस्य प्रसार संरक्षणम च, या फिर संस्कृतस्य अंत तत्वान ज्ञानम व हृदयंगम करणीयम या सर्वम। यानी संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? तो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य संस्कृत का परिरक्षण, भारतीय संस्कृति ज्ञान का प्रसार और संरक्षण, और संस्कृत के अंत तत्वों का ज्ञान और ज्ञान को आत्मसात करना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? यानी ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, संस्कृत का परिरक्षण भी, संस्कृत के ज्ञान का प्रसार भी, और संस्कृत के अनंत तत्व का ज्ञान और उसको आत्मसात करना, हृदयंगम करणीयम, ये भी सम्मिलित होगा। 11 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृत शिक्षण विधेयक कथिधा विभक्ति विभक्ता। तो संस्कृत शिक्षण की विधि में कौन कितनी विभक्ति होती है? संस्कृत शिक्षण विधेयक कथिधा विभक्ता, तो त्रिधा, पंचधा, द्विधा या फिर चतुर्धा। तो संस्कृत शिक्षण विधियों के 3 भागों में बताया गया है, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? परंपरागत विधियां, आधुनिक विधियां और नवीन विधियां। यहाँ पे आंसर पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, गुरुकुले अध्यापक केन विधिना अध्यापन कार्यम अकरोत्। गुरुकुल में अध्यापक किस विधि से अध्यापन कार्य अकरोत् यानी होता था? उसमें जब गुरुकुल होता था तो उसमें अध्यापक जो है किस विधि से अध्यापन कार्य करवाते थे? भंडारकर विधि, पाठशाला विधि, हर्बर्टी पंच विधि ना, या फिर सुकरात की विधि। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 13 का पाठशाला विधि।
पाठशाला विधि के माध्यम से गुरुकुल में अध्ययन अध्यापन किया जाता था। 13 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षायाम शिक्षकः छात्रान् प्रश्नान् पृच्छति छात्रा उत्तरं वदन्ति। कक्षा में शिक्षक छात्र से प्रश्न करते हैं और उसका वो छात्र उत्तर देते हैं। छात्र प्रश्नान् कुर्वन्ति शिक्षकः उत्तरं वदति। छात्र प्रश्न करते हैं, शिक्षक उत्तर प्रदान करते हैं। एवं प्रकारेण शिक्षकः प्रश्नोत्तरी विधिना शिक्षणं करोति। और इस प्रकार से शिक्षक प्रश्नोत्तरी विधि शिक्षण होता है वहाँ पे। तो इस विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं या होते हैं? ठीक है, समझ में आया इसका अर्थ? मैं फिर से बता देता हूँ। यदि कक्षा में छात्र और शिक्षक आपस में प्रश्न उत्तर के माध्यम से शिक्षण अध्ययन कर रहे हैं तो यह कौन सी विधि कहलाएगी? यानी प्रश्नोत्तरी विधि है लगभग। ठीक है, तो यह प्रश्नोत्तरी विधि को किसने प्रतिपादित किया था, किसने खोजा था, किसने दिया था? वीपी वोकिल ने, सुकरात ने, आइंस्टाइन ने या फिर भंडारकर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकरात ने। प्रश्नोत्तरी विधि की खोज कौन से किया था? सोक्रेट यानी सुकरात। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर भंडारकर द्वारा लिखित पुस्तक मस्तिष्क। डॉक्टर भंडारकर महोदय ने कौन सी पुस्तक को लिखा है? बताना है। मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर बताओ। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका किसने दिया था? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इन्होंने ये दोनों पुस्तकों को लिखा है। ठीक है, 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हर्बर्टी विधेय दोषः नास्ति। हर्बर्टी विधि का दोष नहीं है। कौन सा हर्बर्टी विधि का दोष नहीं है? यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित यानी यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। यह विधि अधिक स्वतंत्रता न करो, यानी यह विधि अधिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती है। अस्मिन् अधिगमस्य अपेक्षया शिक्षणे बलं ददाति, यानी यह अधिगम के अपेक्षा शिक्षण में बल प्रदान करती है। या फिर रसानुभूति पाठानां कृते अधिक उपयोगी नास्ति, यानी जो पाठ का अनुभव मतलब आसानी से किया जा सकता है, रसानुभूति को क्या बोलेंगे, तो अधिक उपयोगी नहीं होती है। नहीं लगा है यहाँ पे। हर्बर्टी विधि का दोष नहीं है, यानी उसका गुण आपको बताना है यहाँ पे। तो हर्बर्टी विधि को आपको लोग जानते ही होंगे, त्रिपेटी महोदय ने शायद दिया है ना हर्बर्टी विधि। ये ह्यूरिस्टिक विधि सॉरी दी, हर्बर्टी विधि किसने दिया मुझे नहीं पता, देख लेना। तो हर्बर्टी विधि का दिए गए विकल्प में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, यह दोष नहीं है। पहला ही नंबर हो जाएगा आंसर, 16 का पहला नंबर। किलपैट्रिक महोदय ने ह्यूरिस्टिक शायद मेथड को दिया है। हर्बर्टी विधि को आपको लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17, द्विभाषा पद्धति क्षेत्रम नास्ति। द्विभाषा पद्धति में क्षेत्र कौन कौन से शामिल होते हैं, नहीं शामिल होते हैं, आपको बताना है। तो प्राथमिक कक्षा, सम्मेलन गोष्ठी, या फिर विदेशी भाषा शिक्षण या अनुवाद शिक्षण। तो द्विभाषा पद्धति का क्षेत्र कौन सा नहीं है? इन चारों में बताओ कौन सा नहीं होगा। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक कक्षा। प्राथमिक कक्षा में मातृभाषा को पढ़ाना सबसे उपयुक्त होता है। उसके बाद से कक्षाओं मतलब अपर कक्षाओं में द्वितीय भाषा का हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है, 17 का पहला ही हो जाएगा। बाकी सम्मेलन गोष्ठी में द्वितीय भाषा की यूज किया जा सकता है, विदेशी भाषा शिक्षण में किया ही जाएगा, और अनुवाद शिक्षण में भी किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सिंहस्य एकां कथां पठित्वा शिक्षिका छात्रान् निर्देशित भवान् स्वयं अरण्ये सिंहम् अस्ति इति मनस्य विचार्य कथां श्रावयात्। ठीक है, इत एवं सा किं विकसितुं प्रयत्नं करोति। तो मैं इसका हिंदी बहुत आराम से बता देता हूँ। सिंह के विषय में एक कथा को पढ़कर शिक्षिका छात्रों को निर्देश देती है। सिंहस्य एका कथा पठित्वा शिक्षिका छात्रान् निर्देशित, मतलब सिंह के विषय में कथा को पढ़कर जो टीचर है वो छात्रों को क्या निर्देश देती है? क्या निर्देश देती है? भवान स्वयं अरण्य सिंह अस्ति, यदि आप स्वयं जंगल में शेर हैं। ठीक है, अस्ति इत मनस विचार्य कथां श्रावयति, आप
स्वयं जंगल में शेर है, ऐसा मन में विचार करके कथा को सुनो। इत एवं सा किम विकसितम प्रयत्नम करो। तो जो शिक्षिका है वह किस प्रकार की कौशल को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से वह किस प्रकार के बच्चों में कौशल का विकास करना चाहते हैं। तो सृजनात्मक चिंतन कक्षा, चिंतन क्षमता, या फिर रूपांतरण, अनुवादन करने के लिए, या फिर पठन कौशलम, लेखन कौशलम के लिए, या फिर प्रारूप लेखनम, पुनर्लेखनम का विकास करना चाहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा? सृजनात्मक चिंतन क्षमता का विकास करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप शेर हैं जंगल में तो आप किस प्रकार के कार्य करोगे? क्या आप जानवरों को मारोगे, या जो भी मतलब सृजनात्मकता इसमें विकसित होगी। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला होगा। 19 व्याकरणानुवाद विधि सर्वप्रथम प्रतिपादित। व्याकरण अनुवाद विधि के सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? डॉक्टर वेस्ट महोदय ने, डॉक्टर राव ने, आप्टे ने, या फिर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने। तो व्याकरण अनुवाद विधि को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। वेस्ट महोदय ने क्या दिया है? इन्होंने पाठ्य पुस्तक विधि को प्रतिपादित किया है। राउज महोदय ने आधुनिक विधि को, आप्टे ने संयुक्त विधि को प्रतिपादित किया है, जबकि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो है व्याकरण अनुवाद विधि को प्रतिपादित किया है। ठीक है, इससे चारों का पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 20 व्याकरण अनुवाद विधि अपरम नाम अस्ति। व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है? आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, या फिर भंडारकर विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम भंडारकर विधि है। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे आसान लग रहे होंगे, है ना? तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आने वाले समय हम लोग मैथ पेडागॉजी भी करने वाले हैं, ईवीएस की भी पेडागॉजी करेंगे, और इंग्लिश और हिंदी भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट में बताना जरूर क्या दिक्कत, कुछ अगर प्रॉब्लम हो या फिर अच्छी भी लगी हो तो जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? सरिता छात्रान गांधी जयंत्युत्सवस्य पूर्व संध्यायाम स्वविचारान अभिव्यक्त ये निर्देश। ठीक है, ये एक लाइन हुआ। दूसरा लाइन पढ़ देते हैं। छात्रा गृह कार्य तत् कार्यं कृत्वा विद्यालयम् आगच्छन्ति। छात्र केन कौशलेन स्वविचारा अभिव्यक्ता। ठीक है, तो इसका अर्थ बता देते हैं कि सरिता छात्रों को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अपने विचार प्रकट करने के लिए निर्देशित करती है। सरिता छात्रान गांधी जयंती पूर्व संध्या स्वविचारान अभिव्यक्तम ये निर्देशित, यानी सरिता जो है टीचर है और छात्रों को गांधी जयंती की पूर्व संध्या को अपने विचार में प्रकट करने का निर्देशित करती हैं, बताती हैं। ठीक है, छात्रा गृह कार्य तत्कार्य कृत्वा विद्यालय आगच्छन्ति। छात्र उस कार्य को गृह कार्य के रूप में करके विद्यालय ले आते हैं। ठीक है, गृह कार्य कृत्वा विद्यालय आगच्छन्ति। छात्र केन कौशलेन स्वविचारा अभिव्यक्ता। तो यहाँ छात्रों ने अपने विचार प्रकट करने के लिए कौन से कौशल का उपयोग किया है ये बताना है। लेखन कौशल का, पठन कौशल का, या इन दोनों कौशलों का, या इन दोनों में से कोई। आसान क्वेश्चन लगा कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ जल्दी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा गृह कार्य में क्या होता है? लेखन कौशल। 21 का आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 संस्कृत भाषा शिक्षण तृतीय कौशलम। संस्कृत भाषा शिक्षण का तृतीय कौशल कौन सा होगा? तो आसान है, सूत्र लगाओ, आंसर पाओ। 22 का आंसर हो जाएगा पठना। संस्कृत भाषा शिक्षण का तृतीय कौशल पठना। यहाँ पे रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 23 संस्कृत भाषा शिक्षण से मनोवैज्ञानिक क्रम। संस्कृत भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक क्रम होगा श्रवण, भाषण, लेखन, पठन। श्रवण, लेखन, पठन, भाषण, लेखन, पठन, भाषण, श्रवण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत भाषा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक क्रम बताना है आपको।
ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW लगाओ, कौन सा हो जाएगा? LS, एस कहाँ है ये? यस ही है, सॉरी। यस मतलब स्पीकिंग होगा ना यहाँ पे, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो ये ऑर्डर गलत होगा, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें ऐसा कोई क्रम नहीं दिया LSRW का। 23 का आंसर डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, छात्रा श्रवणस्य अपेक्षया पठनेन ज्ञानं समुपार्जयन्ति इति परामर्शः कस्य अस्ति? छात्र श्रवण की अपेक्षा पढ़ने में, छात्र सुनने की अपेक्षा पढ़ने में ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है। तो यह कौन सा कौशल होगा? इति परामर्शः कस्य अस्ति, ठीक है। भाषण कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। छात्र सुनने की अपेक्षा पढ़ने में ज्ञान ग्रहण कर रहा है, तो कौन सी विधि में जाएगी यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा पठन कौशल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पाठकस्य पाणिनि शिक्षायां कति प्रकारः सन्ति? तो यहाँ पे बताना है पाणिनि शिक्षा में पाठक के कितने प्रकार बताए गए हैं? त्रय, द्वय, या फिर चत्वार, या फिर पंच। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? दो। कौन कौन से? श्रेष्ठ पाठक और अधम पाठक। ये पाणिनि शिक्षा के दो प्रकार हैं, ठीक है। एका बालका गद्यम गीत्वा गीत्वा पठति, अयम लक्षणम अस्ति। एक बालक गद्य को गा गा करके पढ़ता है, यह लक्षण हो कौन सा है? श्रेष्ठ पाठक का, अधम पाठक का, उत्तम पाठक का, सर्वे का, इन सभी का। आंसर बताओ क्या होगा? यहाँ पे 6 का आंसर, 26 का अधम पाठक, सर्वे नहीं, ठीक है। गा गा करके अगर कोई बालक गद्य को पढ़ रहा है तो अधम पाठक के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, लेखन कौशल श्रेणियां भवन्ति। लेखन कौशल का श्रेणी कितनी भाग, सॉरी, उसको किस तरह से पढ़ सकते हो? लेखन कौशल की कितनी श्रेणियां होती हैं, ठीक है, इस तरह से पढ़ सकते हो। तीसरा, चतस्त्र, द्वे, पंच। तो लेखन कौशल की 3 विधियां होती हैं, श्रेणियां होती हैं, पता है? सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख। ये हो गई लेखन कौशल की श्रेणी। भाषाया पूर्ण ज्ञानस्य कृते किम कौशलम आवश्यकम। भाषा के पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सी कौशल की आवश्यकता होती है? तो भाषा के पूर्ण ज्ञान के लिए लेखन, लेखन के अंतर्गत जो भाषा का आपका कौशल होगा वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सम्मिलित होगा, क्योंकि लेखन में फिजिकली और मेंटली दोनों वर्क करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा इसी में वर्क करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इससे इसके माध्यम से पढ़ने, भाषण और श्रवण के से अपेक्षा लेखन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा भाषा के पूर्ण ज्ञान के लिए, ठीक है। 28 का आंसर बी नंबर। 29, चतुर्थ भाषा कौशलेषु क्लिष्टतम कौशलम अस्ति। यानी चारों भाषा कौशलों में सबसे क्लिष्टतम यानी निम्न कौशल कौन सा होगा? लेखन, पठन, भाषण या श्रवण। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखन। चारों भाषा कौशलों में सबसे क्लिष्टतम यानी कठिन, ठीक है, निम्न नहीं, कठिन होगा। तो सबसे कठिन कौन सा होगा? लेखन। लेखन में थोड़ा सा फिजिकली और मेंटली दोनों वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, श्रुत्वा लेखनम भवति। सुनकर लिखना क्या होता है? अनुलेख, सुलेख, श्रुतलेख, या फिर सर्वे। सुनकर लिखना किसके अंतर्गत आएगा?
तो श्रुत्वा लेखनम भवत श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब ये होता है सुनकर लिखना। क्वेश्चन नंबर 31, छात्र केंद्रित कक्षा या लक्षणम अस्ति। छात्र केंद्रित कक्षा का क्या लक्षण होगा? ऑप्शंस देखो, अध्यापका या अध्यापिका भाषा संबंध गतिविधिना आयोजनार्थं सहायं कुर्वन्ति छात्राः च भागं ग्रहीतुं सर्वदा उद्यता भवन्ति। तो छात्र केंद्रित कक्षा का ये सहायक होगा, या फिर छात्र केंद्रित कक्षा का, या फिर अध्यापका आदर्श रूप में स्वीक्रियन्ते यानी आदर्श रूप में स्वीकार होते हैं। अध्यापक अध्यापिका पठन पाठन संबंधी संपूर्णान कार्यान स्वयं कुर्वन्ति। पठन पाठन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं तो स्वयं करते हैं टीचर्स छात्र केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। या फिर छात्रा सर्वं स्वयं पठन्ति नियमित रूपेण च परीक्षां लिखन्ति। इन छात्र स्वयं से सर्वम स्वयं पठन्ति पढ़ती है और नियमित रूप से परीक्षा लिखती है। तो ये छात्र केंद्रित कक्षा के अंतर्गत कौन सा होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला। छात्र केंद्रित कक्षा का अध्यापक जो है भाषा संबंधित गतिविधि के आयोजन में सहायक होते हैं और ग्रहीतुम सर्वदा उद्युक्ता, ये वाला पहला ही नंबर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सामान्यतः विशेषण प्रति इति सिद्धांतः प्रयुक्तः भवति। यानी सामान्य से विशेष यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? निगमन, विश्लेषण, आगमन, संश्लेषण। निगमन विधि के अंतर्गत सामान्य से विशेष का सिद्धांत किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, यदि शिक्षक व्याकरण शिक्षणे नियमात् उदाहरणं प्रति प्रयोगं करोति तर्हि सः किं सिद्धांतम् अनुसरति। यदि शिक्षक व्याकरण शिक्षण में नियम से उदाहरण का प्रयोग कर रहे हैं तो यह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं? निगमन विधि का, व्याख्यान विधि का, आगमन विधि का, प्रश्न विधि का। तो यदि शिक्षक व्याकरण शिक्षण में नियम से उदाहरण की ओर सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो वह निगमन विधि का अनुसरण कर रहे हैं। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, छात्राणां शब्दावली ज्ञानवर्धनार्थम अधोलिखितेषु कथमा प्रभावित मा योजना स्यात्। तो ऑप्शन देखो, प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सह वाक्य निर्माणम, यानी छात्र जो है शब्दावली के ज्ञानवर्धन के लिए कौन सी विधि प्रभावित योजना के अंतर्गत आएगी ये बताना है। छात्रों के शब्दावली के ज्ञान के वृद्धि के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा? तो प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण वाक्य निर्माणम, यानी प्रत्येक नवीन शब्द का प्रयोग से वाक्य निर्माण करना चाहिए। या फिर विपरीत अर्थानाम पर्यायवाची नाम च शब्दानाम स्मरण, विपरीत अर्थ में पर्यायवाची शब्दों का स्मरण करना चाहिए। विपरीत अर्थों वाले शब्दों और पर्यायवाची शब्दों का अर्थ स्मरण करना है, ये होगा इसका अर्थ। ठीक है। प्रस्तुत संदर्भ अनुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम, यानी प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों का अर्थ अनुमान लगाना, अर्थ करना, अनुमान लगाना। ठीक है। या फिर प्रत्येक नवीन शब्दार्थ शब्दकोश परामर्श, प्रत्येक नवीन शब्दार्थ में शब्दकोश का परामर्श लेना। तो यहाँ पे छात्रों के शब्दावली ज्ञानवर्धन के लिए क्या करना चाहिए? आंसर सी हो जाएगा। छात्र की शब्दावली ज्ञानवर्धन हेतु प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना प्रभावी योजना है। ठीक है। नवीन शब्दों का अनुमान लगाना एक प्रभावी योजना हो सकती है। 34 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35, पाठशाला विधि ना प्राय शिक्षण भवन। तो पाठशाला विधि में प्राय शिक्षण होता है, लिखित, मौखिक, उभाव्य या फिर उभाव्य ना, इन दोनों नहीं। तो पाठशाला विधि में शिक्षण कब होता है, कैसा होता है? तो मौखिक होता है। पाठशाला विधि के द्वारा प्राय मौखिक शिक्षण होता है, यह परंपरागत शिक्षण विधि के अंतर्गत भी आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मनोविज्ञानात् तर्कं प्रति सूत्रस्य अपरं नाम अस्ति। मनोविज्ञान
मनोविज्ञान के में तर्क प्रति सूत्र क्या होगा इसका अर्थ? मनोविज्ञान से तर्क की ओर शिक्षण सूत्र का दूसरा नाम क्या होगा? आगमन निगमन, अनुभव तर्क प्रति, अनुभव से तर्क की ओर, मौखिक से लेखन की ओर, या फिर सरल से कठिन की ओर। 36 का आंसर हो जाएगा अनुभवात तर्कम प्रति। ठीक है, अनुभव से तर्क की ओर। इस सूत्र में जो होता है, अनुभव के आधार पर छात्रों की रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति आदि के अनुसार शिक्षण कार्य कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 37, भाषा अर्जन, भाषा अर्जनम अंतर्निहित में, यानी भाषा अर्जन के लिए अंतर्निहित साथ ही मनुष्य जन्मना एवं कया अप एकया भाषया युक्ता। भाषा अर्जन करना एक अंतर्निहित क्रिया है। ठीक है, मनुष्य जन्म से ही किसी न किसी भाषा से अपने विचार व्यक्त करता है। मनुष्य जन्मना एवं कया अप एकया भाषया युक्ता। मनुष्य जन्म से ही किसी न किसी भाषा से अपने विचार व्यक्त करता है। ऐसा विचार के सिद्धांत से होता है। यह विचार किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित होगा? संप्रेषणात्मक सिद्धांत, संप्रेषणात्मक संप्रेषण से, प्रकृति के प्रकृति से, मौखिक से, या फिर व्यवहार से। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी नंबर। भाषा अर्जन करना एक अंतर्निहित क्रिया है। ठीक है, जो मनुष्य जन्म से ही किसी न किसी भाषा के अपने विचार व्यक्त करता है। यह व्यवस्था प्राकृतिक सिद्धांत से संबंधित होगा। 38, पारिवारिक प्रणाली कस्या शिक्षा पद्धति आसीत्। पारिवारिक प्रणाली में कौन सी शिक्षा पद्धति होती है? जैन शिक्षा पद्धति, बौद्धिक शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति, आनंद शिक्षा पद्धति। तो पारिवारिकी प्रणाली किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आएगा? तो जो पारिवारिकी शिक्षा प्रणाली होती है, भारतीय वैदिक शिक्षा पद्धति में निहित होती है। ठीक है, जो कि वैदिक शिक्षा पद्धति में पारिवारिक प्रणाली गुरुकुल प्रणाली कहलाती थी, यानी वैदिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आ जाएगी पारिवारिक शिक्षा प्रणाली। 38 सी ऑप्शन। वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपने परीक्षा के जस्ट पहले रिवीजन के लिए इससे सीरीज का यूज करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, शरीरस्कः अंगः संगणकम इति अस्ति। तो शरीर का कौन सा अंग संगणक होता है? संगणक यानी कैलकुलेशन वगैरह करता है। नेत्र, मस्तिष्क, उदरम, पादा। पादा यानी पैर, उदरम यानी पेट, मस्तिष्कम यानी मस्तिष्क, या नेत्रम यानी आंख। तो शरीर का कौन सा अंग संगणक का काम करता है? जैसे हम लोगों का कंप्यूटर या लैपटॉप काम करता है, वैसे ही हमारे शरीर में ऐसा कौन सा है जो कंप्यूटर या लैपटॉप का काम करेगा? बी नंबर, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 40, श्याम फलक कस्याधिकोपयोगी निमित्तम परामर्शः कस्य सिद्धान्तस्य कृते भवति। यानी जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है, श्याम फलक उसको बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत या हिंदी में। रुचि के सिद्धांत में श्याम फलक की अधिक उपयोगी के लिए परामर्श दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। रुचि सिद्धांत के लिए श्याम फलक का उपयोग परामर्श के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, 40 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, बालानां पत्रिकातः कस्यचित् कथायाः पठनं नाम। बालकों के द्वारा यदि किसी भी कहानी या पत्रिका को पढ़ा जाता है, बालकानां पत्रिकातः कस्यचित् कथायाः पठनं नाम, यानी बालकों के द्वारा यदि किसी भी कहानी या पत्रिका को पढ़ा जाता है, तब हम उस पठन कार्य को क्या बोलेंगे? सिंहावलोकन यानी स्कीमिंग, सूक्ष्मावलोकन यानी स्कैनिंग, गहन अध्ययन यानी इंटेंसिव रीडिंग, या फिर विस्तृत अध्ययन यानी एक्सटेंसिव रीडिंग। आंसर कौन सा हो जाएगा 41 का? एक्सटेंसिव रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षकेण विना छात्राणाम उच्चारण अभ्यासाय आवश्यक सहायक सामग्री अस्ति।
यानी शिक्षक के बिना छात्रों के उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री कौन सी अधिक उपयुक्त होगी? श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, रेडियो। यानी टीचर अनुपस्थित है अगर और उच्चारण कराना है छात्रों के लिए तो कौन सी सहायक सामग्री उपयोगी होगा? इसका आंसर हो जाएगा 42 का टेप रिकॉर्डर। शिक्षक के बिना छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हैं सहायक सामग्री टेप रिकॉर्डर होती है। टेप रिकॉर्डर में हम अपनी या अन्य किसी की आवाज का रिकॉर्ड करके रखते हैं और आवश्यकता अनुसार बार बार सुन सकते हैं, इसलिए टेप रिकॉर्डर सबसे उपयुक्त यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 43, संस्कृत शिक्षणे प्रयोगाय दृश्य उपकरणम अस्ति। तो संस्कृत शिक्षण के प्रयोग संस्कृत शिक्षण में प्रयोग जो है दृश्य उपकरणम अस्ति, दृश्य उपकरणम का प्रयोग होता है। तो दृश्य उपकरणम कौन सा साधन दृश्य उपकरण के प्रयोग के लिए किया जाएगा? चलचित्र, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड, ग्रामोफोन। दृश्य उपकरण, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसका आंसर फ्लैश कार्ड। अब लोग चलचित्र में भी लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, गलत हो सकता था क्योंकि यहाँ पे दृश्य उपकरण की बात कर रहा है। और चलचित्र क्या होता है? टीवी, टीवी में दृश्य और श्रव्य दोनों होता है। जबकि फ्लैश कार्ड क्या होता है? एक कागज का पन्ना होता है, इसमें चित्र बना होता है, कुछ जो आपको दिखाना होता है सूचना वो बनी होती है, इसलिए फ्लैश कार्ड यूज किया जाएगा। 43 का आंसर सी। कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोगों का गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 या सही हुआ है, ठीक है। संस्कृत से पठन पाठन संदर्भे किम सर्वाधिकम आवश्यक तत्वम। तो संस्कृत के पठन पाठन के संदर्भ में सर्वाधिक आवश्यक तत्व क्या होगा? संपूर्ण पाठ शब्दार्थानम स्मरणम, संपूर्ण पाठ के शब्दों का स्मरण करना। पाठ आधारित अभ्यास कार्य कृत्य संकेत प्रदानम, पाठ आधारित अभ्यास के लिए संकेत प्रदान करना। या फिर अध्यापक यानी टीचर संपूर्ण पाठ की विस्तृत व्याख्या करें। या फिर शिक्षणीय बिंदु अधिकृत न्यूनतानाम अभ्यासानाम द्वारा अधिकाधिकम अभ्यास कार्य। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? संस्कृत पठन पाठन संदर्भ शिक्षणीय बिंदु अधिकृत न्यूनतानाम अभ्यासानाम द्वारा अधिकाधिकम अभ्यास कार्यम आवश्यक तत्वम अनेन छात्रा सर्जनशीला। ठीक है, यानी ये आंसर हो जाएगा। शिक्षण बिंदु का अधिक से अधिक अभ्यास, नए से नए अभ्यासों का अधिकाधिक अभ्यास कार्य करवाना जिससे कि सृजनात्मक क्षमता का विकास हो। संस्कृत के पठन पाठन के संदर्भ में सर्वाधिक आवश्यक तत्व, ठीक है। 44 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्यों चलते हैं। ई लर्निंग इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। ई लर्निंग का अभिप्राय क्या होगा? दूरस्थ शिक्षण क्या या फिर लघु चित्र निर्माण के लिए तकनीकी इत प्रयोग द्वारा पठनम पठनम। तकनीकी यानी इसके तकनीकी के द्वारा पठन पाठन। या फिर कठोर उपागमानम प्रयोग द्वारा पठनम, कठोर उपागम के प्रयोग द्वारा पठनम। तो ई लर्निंग का उपयोग कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तकनीक इत प्रयोग द्वारा पठन पाठन करना, यही है ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, संस्कृत भाषा पाठ्य पुस्तकानां संदर्भे किम सर्वाधिकम असमीचीनम कथनम। संस्कृत भाषा के पाठ्य पुस्तकों में के संदर्भ में सर्वाधिक असमीचीनम कथनम, सर्वाधिक असमीचीन मतलब अनुपयुक्त है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? पाठ्य पुस्तकान शिक्षण निर्देशयुक्तान भवेयु या फिर सूचनानां तथ्यानां वा विवरणम छात्र स्तरानुगुणम भवेत्। या फिर पाठ्य पुस्तकान छात्रानुभवानुकूलान भवेयु या फिर अध्यापकानां सहायार्थम पाठ्यपुस्तकेषु एव विस्तृता पाठ्य योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? 46 का। तो संस्कृत भाषा के पाठ्य पुस्तक संदर्भ के सर्वाधिक अनुपयुक्त होगा, डी नंबर हो जाएगा इसका। अध्यापकानां सहायार्थम पाठ्य पुस्तक, अध्यापक सहाय मतलब सहायक के रूप में पाठ्य पुस्तक एवं
एवं विस्तृत पाठ्य योजना, सहायक पाठ्य पुस्तक के रूप में इसका योजना बनाए। तो ये आंसर असमीचीन होगा, बाकी तीनों उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। कस्मिंचित् पाठे उपस्थितस्य चित्रस्य प्रतिकृतिः वा कथं प्रयोगः क्रियते, यानी इसका क्या होगा? पढ़ो क्वेश्चन। कस्मिंचित् पाठे उपस्थितस्य चित्रस्य प्रतिकृतिः वा कथं प्रयोगः क्रियते। तो पाठ इसका ऑप्शंस देख लो। एतत् पुस्तकस्य अदृश्य संकल्पनानां अवबोधे सहायं करोति, यानी इसके द्वारा पुस्तक के अदृश्य संकल्पनाओं का अवबोध यानी जानकारी सहायता होती है। किसी कस्मिंचित् पाठ्य उपस्थित, किसी पाठ के उपस्थित चित्र और प्रतिकृति का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, उसका उपयोग क्या होता है। तो उसका उपयोग पुस्तक या अदृश्य संकल्पनाओं के अवबोध के लिए सहायता होती है, या फिर पाठ की रचना में कठिन होता है, या फिर किंतु चित्रणाम और अंकनम सरलम, पाठ की रचना के लिए कठिन होता है लेकिन चित्रों के अंकन का सरल होता है इसलिए उपयोग किया जाता है, या फिर पाठ्य पुस्तकीय पाठ्यश्च प्रतिकृति नाम, यानी पाठ्य पुस्तक के पाठ में प्रतिकृति की उपस्थिति के लिए किया जाता है, या फिर एतत् पाठ्य पुस्तकम आकर्षकम, यानी पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसका उपयोग अदृश्य संकल्पनाओं का अवबोध कराने के लिए सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 48, संस्कृत शिक्षणे प्रयोगाय दृश्य उपकरणम अस्ति। संस्कृत शिक्षण के प्रयोग के दृश्य उपकरण होगा। संस्कृत शिक्षण के प्रयोग में दृश्य उपकरण कौन सा होगा? चलचित्रम, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड या फिर ग्रामोफोन। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का फ्लैश कार्ड। दृश्य उपकरण की बात कर रहा है, दृश्य उपकरण फ्लैश कार्ड के अंतर्गत आएगा। चलचित्र में दृश्य श्रव्य दोनों होते हैं, टेप रिकॉर्डर श्रव्य है और ग्रामोफोन भी श्रव्य रिकॉर्ड उपकरण है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 49, समुच्चय भाषा उपागम अस्ति। समुच्चय भाषा का उपागम होता है, क्या होगा? विद्यार्थी नाम भाषाधिगम भवति भाषिक खंडेभ्य अनंतरम ते वर्णनाम अक्षराणाम च बोधम कुर्वन्ति इति अवधारणा। तो समुच्चय भाषा का उपागम ये होगा, या फिर भाषिक अधिगम से आरंभ भवति लघुत्वेन एकेन वर्णमालया आरक्षेण अक्षरेण इति अवधारणा, या फिर सर्वा भाषा समान मार्गेण एवं अधिगमन्ते इति अवधारणा, या फिर विद्यार्थी नाम भाषा अधिगमः भवति अक्षर ध्वनि ज्ञानांतरम शब्दानाम शब्द समूहानाम वाक्यानाम च ज्ञाने इति अवधारणा। 49 का आंसर बताना है, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विद्यार्थी नाम भाषा अधिगमः भवति भाषित खंडेभ्य अनंतरम ते वर्णानाम अक्षराणाम च बोध कुर्वन्ति इति अवधारणा समुच्चय भाषा उपागम अस्ति। ठीक है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा 49 का। 50 की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तरीय कथा तथा कवित्वम अनयोर मध्ये अधस्तनेश का पक्ष साधु इति भवान या भवत चिंतित। प्राथमिक स्तर की कथा तथा कविता के लिए मध्य कौन सा पक्ष साधु इति भवान या भवन चिंतित। ठीक है, तो विभिन्न मुख्य नाम ध्येयानाम, विभिन्न मुख्य नाम ध्येयानाम उदाहरणानाम पुनरावृत्ति बहुवारं भवितव्यम या फिर विशिष्ट लेखानाम कवित्वम तथा कथाश्च, या फिर ते मूल्यपरका भवे, या फिर कथा तथा कवित्वम उभयमपि शब्दावली। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 का? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर,
प्राथमिक स्तरीय कथा जो होती है, कथा तथा कवित्वम उभयमप शब्दावली, दोनों शब्द। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। अष्टमी कक्षाया छात्र गणेश अष्टमी कक्षाया गणेश लेखने समस्या अनुभवति संभवतः सः डाट पीड़ितः अस्ति। जो अष्टमी कक्षा का गणेश एक कक्षा 8 का विद्यार्थी है जिसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो संभवतः वह किससे पीड़ित हो सकता है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, भाषाघात या फिर डिसलेक्सिया। क्या होगा इसका आंसर? 51 का आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में लेखन से प्रॉब्लम होती है, कैलकुलिया में कैलकुलेशन से, और भाषाघात में भाषा से रिलेटेड, और डिसलेक्सिया में पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पढ़ने में बेसिकली उल्टा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे 51 का आंसर, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी डिस्ग्राफिया। 52 भाषा शिक्षणार्थम समस्याया मुख्य कारणम किम भवति शक्यते। भाषा शिक्षण के लिए समस्या का मुख्य कारण डॉट होगा, क्या होगा? प्रतिकूल परिवेश, एकीकृत विषय सामग्री, भाषा हस्तांतरण, वागींद्रिय दोष, इंद्रियों का दोष। इसका आंसर हो जाएगा 52 का प्रतिकूल परिवेश। देखो, भाषा शिक्षण की समस्या जो प्रतिकूल प्रवेश होगा तभी होगी, नहीं तो भाषा आसानी से ग्रहण हो जाती है। भाषा एक चॉम्स्की महोदय ने एलएडी जैसे चीजों का उपयोग किया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जैसे प्राकृतिक चीजें की बात करते हैं। इसलिए भाषा शिक्षण के लिए प्रतिकूल परिवेश नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुकूल परिवेश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 वंदना एका संस्कृत छात्रा अस्ति। वंदना एक संस्कृत छात्रा है। सा सर्वदा शब्दान विपरीत क्रमेण लिखत, वह हमेशा शब्दों को विपरीत क्रम में लिखती है। एवं तस्मात् कारणात् शब्दानां विपरीत क्रमेण पठत लिखत च, और इस कारण से वह शब्दों को विपरीत क्रम में लिखती है और पढ़ती है। ठीक है, तो संभवतः वंदना, तो वंदना के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शिक्षा प्रति उदासीन है, शिक्षा में उदासीनता, शिक्षा के प्रति वह उदासीन है। दृष्टिगत दोषण ग्रस्ता या फिर दृष्टिगत दोष से ग्रस्त है, डिस्ग्राफिया ग्रस्त है, डिसलेक्सिया ग्रस्त है। 53 का आंसर डिसलेक्सिया ग्रस्ता अस्ति। वंदना हमेशा शब्दों को विपरीत क्रम में लिखती है और उस कारण शब्दों के विपरीत क्रम को पढ़ती है और लिखती है। संभवतः वंदना डिसलेक्सिया से प्रभावित है, डिसलेक्सिया का ये लक्षण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 रामः छात्रान् पाठे आगतानां शब्दानां द्वयोः भिन्न भाषयोः अनुवादं शिक्षयति। राम एक टीचर हैं जो छात्रों को पाठे आगतानां यानी पाठ में आए हुए शब्दों का दो भाषाओं में अनुवाद करके शिक्षित करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। तो रामा से मुख्य उद्देश्य है, तो राम का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? वो टीचर जो राम है उनका क्या उद्देश्य होगा? मुख्य उद्देश्य शिक्षणम रुचिपूर्णम करना, शिक्षण का रुचिपूर्ण करने के लिए करते हैं ऐसा काम। या फिर बालका नाम मातृभाषा या विषय ज्ञान प्राप्त करना, बालक मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त कर सके इसके लिए करते हैं। या फिर बहुभाषिक विकासन प्रोत्साहन करना, बहुभाषिकता विकास करने के लिए करते हैं। या फिर कक्षायाम बालका नाम सक्रियताया वृद्धि करना, कक्षा में बालकों की सक्रियता के वृद्धि करने के लिए करते हैं। 54 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? इसमें अधिक से अधिक लोगों ने गलत किया होगा, सही किसने किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत सारे लोग इसको बी नंबर लगाए होंगे, लेकिन इसका आंसर सी होगा। देखो, बहुभाषिकता का विकास करें, दो भाषाओं में अगर अनुवाद कर रहे हैं तो दोनों भाषाओं का ज्ञान बच्चों को हो जाएगा। मातृभाषा तो ठीक है, अनिवार्य है, लेकिन बहुभाषिकता यानी दो भाषाओं का, वहाँ पे दो भाषाओं को कन्वर्ट कर रहे हैं। 54 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 बहुभाषिक कक्षा केन प्रकार शिक्षणस्य कृते संसाधनम नास्ति। बहुभाषिक कक्षा में इस प्रकार का शिक्षण संसाधन नहीं हो, नास्ति यानी नहीं है। एतेन बालका अधिक विश्लेषणात्मक भवन्ति, यहाँ पे बालक अधिक विश्लेषणात्मक होते हैं। बहुभाषिक बालका अधिक रचनात्मक भवन्ति, बहुभाषिक बालक जो है अधिक रचनात्मक होते हैं। या फिर बहुभाषिकतया बालका सामाजिक रूपेण सहनशील युक्ता भवन्ति, या फिर बहुभाषिकतया बालका अलगावस्य भावना प्रेरिता भवन्ति। बहुभाषिक
तरह से बालक जो है अलगाव की भावना से प्रेरित होते हैं। तो बहुभाषिक कक्षा किस प्रकार की शिक्षण के संसाधन नहीं होती है, ये बताना है। 55 देखो, उसका कौन सा आंसर हो जाएगा 55 का? बहुभाषिक कक्षा में बालक जो है अलगाव की भावना से प्रेरित होते हैं, क्योंकि अलग अलग भाषा होती है तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार की बहुभाषिक कक्षा शिक्षण के लिए संसाधन नहीं माना जा सकता है, यानी इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अलगाव की भावना से प्रेरित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नास्त के रूप में पूछा है तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, समावेशी शिक्षाया संदर्भे भाषा शिक्षणस्य कृते अनिवार्यमस्ति। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण अनिवार्य, कौन सा अनिवार्य है? विभिन्न गतिविधिना उपयोग, विभिन्न गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। व्याकरणिक संकल्पनानाम अधिकाधिक अभ्यास, व्याकरणिक संकल्पना का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। एकांकी शिक्षण सर्वेशम उपस्थिति, तो एकांकी का शिक्षण सबसे ज्यादा उपस्थित होना चाहिए वहाँ पे। या फिर भाषा कौशलाना उपयुक्त अभ्यास, भाषा कौशल का उपयुक्त अभ्यास करवाना चाहिए। बताओ इसका समावेशी शिक्षा में के संदर्भ में भाषा शिक्षण क्यों अनिवार्य होनी चाहिए? तो देखो, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियों का उपयोग करना अनिवार्य होता है, यानी पहला ही नंबर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में विभिन्न प्रकार के चिल्ड्रन होते हैं, डिसेबिलिटी और प्रभावशाली, सृजनात्मक, क्रिएटिव, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के शैलियों का उपयोग करना चाहिए जिससे सभी तक शिक्षा का ज्ञान पहुंचे, सभी लोग कहीं न कहीं सभी के रुचि विकसित हो, कहीं न कहीं बोर ना हो सारे छात्र, इसलिए 56 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, मानसिक रूप में विकलांग बालकानां ज्ञानम भवति, मानसिक रूप से विकलांग बालकों का ज्ञान होता है। अध्ययने न्यूनतानां, अध्ययने शिष्टाया, स्मरण क्षमताया, बुद्धिलब्धि परीक्षणार्थ। मानसिक रूप से विकलांग बालकों के ज्ञान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाएगा या फिर श्रेष्ठ होगा? तो अध्ययने न्यूनताया, अध्ययने श्रेष्ठताया, स्मरण क्षमताया, बुद्धिलब्धि परीक्षणार्थ। तो मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए बुद्धिलब्धि का परीक्षण करवाना चाहिए, आईक्यू टेस्ट। इसने दिया था टर्मन कि बीने, बताना इसको कमेंट बॉक्स में। 57 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, गणित संबंधी अक्षमता बोध, गणित संबंधी अक्षमता कौन सा होता है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफेजिया, एलेक्सिया। तो गणित संबंधी अक्षमता जो है कैलकुलिया के अंतर्गत होती है, कैलकुलेशन से प्रॉब्लम है तो डिस्कैलकुलिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? लिखने संबंधी, और एलेक्सिया में पठन या शरीर का जो कॉम्बिनेशन है उससे रिलेटेड है। तो 58 का आंसर बी नंबर। 59, विशिष्ट बालकेश के बालका आगच्छन्त, यानी विशिष्ट बालकों में कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, अध्ययन के न्यूनतायुक्त बालक या फिर सभी? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? ये तीनों आएंगे। विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, मंदबुद्धि बालक भी होते हैं, अध्ययन न्यूनतम बालक, अध्ययन से न्यून, जो मतलब पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं, वो भी आते हैं। जबकि सामान्य बालक की अलग श्रेणी होती है, एक सामान्य श्रेणी होती है, और इन तीनों को विशेष के अंतर्गत लाया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विशिष्ट बालकानां ज्ञानाय विधि अस्ति, विशिष्ट बालकों का ज्ञान विधि कौन सा है? सामूहिक निष्पत्ति विधि, मानसिक परीक्षण विधि, स्वास्थ्य परीक्षण विधि, उपयुक्त सभी। विशिष्ट बालकों के ज्ञान विधि कौन सी होगी? सामूहिक निष्पत्ति विधि, मानसिक परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण विधि या फिर सभी? तो विशिष्ट बालकों के लिए जो विधि है सामूहिक निष्पत्ति विधि, मानसिक परीक्षण विधि और स्वास्थ्य विधि, तीनों विधियों का यूज किया जाता है, यानी यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, बालकानां भाषाया मूल्यांकनस्य सर्वाधिक प्रभावपूर्ण रीति अस्ति, तो बालकों के भाषा के मूल्यांकन का सर्वाधिक प्रभावपूर्ण रीति कौन सा होगा? ठीक है,
ऑप्शन देखो, प्रश्नानाम उत्तरम वदने यानी प्रश्नों के उत्तर बताना, प्रश्नम पृष्ठव्यम तथा च पठिते पाठे प्रतिक्रिया अभिव्यक्तम यानी प्रश्नों के पढ़ने में सॉरी बालकों की भाषा का आकलन, प्रश्न पूछने और पढ़े गए पाठों का अपना मत प्रकट करना सर्वाधिक प्रभावी तरीका होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा ऑप्शन मैं फिर से हिंदी बता देता हूँ। बालकों की भाषा का आकलन, प्रश्न पूछने और पढ़े गए पाठों का अपना मत प्रकट करना सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। प्रश्न पूछने से बालकों में सक्रियता तथा मानसिक स्थिति का पता लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62, बालकानां लिखित कार्यस्य मूल्यांकने सर्वाधिक महत्वपूर्णम् अस्ति यानी बालकों के लिखित कार्यों को मूल्यांकन करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्या होता है? तो विचाराणाम अभिव्यक्त विचारों के अभिव्यक्त के लिए, वर्तनी के लिए, वाक्य विन्यास के लिए, तत्सम शब्दों के प्रयोग के लिए। 62 का आंसर ए नंबर, विचारणान अभिव्यक्त। बच्चों में लिखित कार्य के मूल्यांकन के लिए विचारों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। बालक जितना ज्यादा अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं उतना ही उनमें सोचने की क्षमता होती है। 62 का आंसर ए नंबर, विचारणान अभिव्यक्ता। क्वेश्चन नंबर 63, मूल्यांकन तद निर्णयम अथवा विश्लेषणम अस्ति यानी मूल्यांकन के समय जो निर्णय तथा विश्लेषण होता है, यत विद्यार्थिना कार्य प्राप्त सूचना भी स्वीकृति या विद्यार्थियों के कार्य सूचना प्राप्त की स्वीकृति होती है। ऐसा परिभाषा, यह परिभाषा किसने दिया है? क्लारे स्टार ने, वीपी बोकिल ने, जेरोली मैक ने, कार्ल पियर्सन ने। 63 का आंसर, मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य से प्राप्त सूचनाओं को निकाला जाता है। ठीक है, इसका जो हिंदी में आंसर होगा, इसका आंसर किसने दिया था? क्लारे स्टार महोदय ने। 63 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, मूल्यांकनम सा पद्धति अस्ति यया वयं पूर्व निर्धारित उद्देशानां लक्ष्यानां ध्येयानां प्राप्ते मात्रा निर्धारितम करोति। बहुत थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको दो पार्ट में करते हैं। ऐसा तादृशी प्रक्रिया अस्ति यया शिक्षणे मूल्योद्देश्य मध्ये तुलना भवति। मूल्यांकनस्य एषा परिभाषा केन दत्ता अस्ति। मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्य लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। ठीक है, मूल्यांकनम सा पद्धति अस्ति या वयं पूर्व निर्धारित उद्देशानां लक्ष्यानां ध्येयानां प्राप्ते मात्रा निर्धारितम करोति। ऐसा तादृशी प्रक्रिया अस्ति या शिक्षणे मूल्योद्देश्य मध्ये तुलना भवति यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण में मूल्यों तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। यह परिभाषा किसने दिया है? बुक एवं बर्थ महोदय ने, कार्ल पियर्सन ने, जेरोली मैक ने या फिर क्लारे स्टार ने। तो 64 का आंसर सी नंबर, जेरोली मैक ने। क्वेश्चन नंबर 65, मूल्यांकनस्य प्रयोगः भवति। मूल्यांकन का प्रयोग कहाँ पर होता है? विद्यालय कार्यक्रम में, विद्यालय के कार्यक्रम में, पाठ्यक्रम में, शैक्षिक सामग्री में, सर्वे में। 65 का आंसर डी नंबर, सर्वेश। मूल्यांकनस्य प्रयोगः भवति, मूल्यांकन का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो सभी जगह, सर्वेश। मूल्यांकनस्य विशेषता अस्ति, मूल्यांकन की विशेषता होती है वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदीकरणम, सर्वे। तो मूल्यांकन की विशेषता कौन कौन सी होती है? मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होता है, वैध होता है, विश्वसनीय होता है, विभेदीकरण भी होता है और व्यवहारिक होना चाहिए। यह मूल्यांकन की सारी विशेषताएं होंगी यानी वस्तुनिष्ठता, वैधता और विभेदीकरण भी 3 हो जाएगा। 66 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 67,
संस्कृत भाषा एवं मूल्यांकनस्य प्रविधयः सन्ति। संस्कृत भाषा के मूल्यांकन का प्रविधि यानी विधि जो है कौन सी होगी? परिमाणात्मक, गुणात्मक च, लघुत्तरात्मकम, अतिलघुत्तरात्मक च या फिर मापनम, मूल्यांकनम च, समन्वयात्मकम, विषयात्मकम च। 67 का आंसर बताना है यहाँ पे। संस्कृत भाषा के मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी होगी, विधि कौन सी होगी? तो 67 का आंसर ए नंबर। मूल्यांकन की प्रविधियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, परिमाणात्मक प्रविधि और गुणात्मक प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 68, अभिज्ञानात्मक प्रश्नस्य प्रकाराः सन्ति। अभिज्ञानात्मक प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं? बहुविकल्प, पहला देखो, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, सत्याधारित प्रश्न, विभेदात्मक प्रश्न, या फिर बी नंबर बोध प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, सी नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, या फिर डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर ए नंबर। अभिज्ञानात्मक प्रश्न का प्रकार होता है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, सत्यासत्य यानी ट्रूथ, सही गलत आधारित प्रश्न, और विभेदात्मक प्रश्न यानी एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 69, संस्कृत शिक्षण मूल्यांकनस्य साधनाभूता भवन्ति। संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन का साधनभूत यानी आधार होता है कौन सा? बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा, या फिर ये सभी। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन का साधनभूत कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताओ। डी नंबर सभी। दिए गए सभी विकल्प जो है बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन के साधनभूत होते हैं, यानी आंसर डी नंबर हो जाएगा 69 का डी। क्वेश्चन नंबर 70, उपचारात्मक शिक्षणम कर्तुम शक्यते, यानी उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? पाठ्यपुस्तक में, गीतेन यानी गीत में, गाने में, या फिर मूल्यांकन यानी मूल्यांकन करने के लिए, क्रीड़ा यानी खेल में। 70 का आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, मूल्यांकन में उपयोग किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। मूल्यांकन के छात्र के पहले निदान कर उसे उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 लगा है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, संस्कृत भाषा शिक्षणे नैदानिक परीक्षण समय भाषया कौशलानां प्रयोग समस्याया ज्ञानाय क्रियते। संस्कृत भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षण के समय समस्या जो ज्ञान के लिए भाषा के कितने कौशलों को शामिल करता है? संस्कृत भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षण के समय भाषा के कौन से कौशलों का प्रयोग समस्या के जानने के लिए किया जाता है? केवल श्रवणम का, भाषणम लेखनम का, केवल पठनम का, सर्वाणी कौशलम। 71 का आंसर डी नंबर, सभी कौशलों का उपयोग किया जाता है, सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना। क्वेश्चन नंबर 72, उपचारात्मक शिक्षण कर्तव्यम। उपचारात्मक शिक्षण का कौन सा कर्तव्य है? प्रारंभिक कक्षा में, सर्वेशाम, उच्च माध्यमिक कक्षायाम, उच्च कक्षायाम। उपचारात्मक शिक्षण सभी कक्षाओं में उपयोग किया जाता है, या फिर सभी कक्षाओं में उपयोग किया जाना है, प्रारंभिक कक्षा में भी, उच्च माध्यमिक कक्षा में भी और उच्च कक्षा में भी। कक्षाओं में छात्रों को होने वाली समस्या का निदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह है उपचारात्मक शिक्षा यानी बी नंबर। ये बी बीच में है तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सर्वेशाम का मतलब है तीनों विकल्प, ठीक है, ए, सी और डी। 72 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अध्यापक समस्याया उपचारम,
क्रियते या फिर दुर्घटना युक्त बालकानां उपचारं क्रियते, बालकानां समस्यानां निदानं कृत्वा उपचारं क्रियते या फिर किमपि न। क्वेश्चन नंबर 73 बताना है उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बालकों की समस्या का निदान करके उपचार कराया जाता है और समस्या के कारणों का ज्ञान करके समस्या को दूर किया जाता है, यानी 73 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 74, शैक्षिक निदानस्य प्रयोजनम भवति, शैक्षिक निदान का कहाँ पर प्रयोजन किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बालकानां उपलब्धि परीक्षण, बालकों के उपलब्धि परीक्षण के लिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए, या फिर बालकानां शारीरिक समस्यानां ज्ञानाय या फिर सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताना है यहाँ पे। शैक्षिक निदानस्य प्रयोजनम भवति, शैक्षिक निदान का प्रयोग कहाँ पे होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उपचारात्मक शिक्षण। शैक्षणिक निदानस्य प्रयोजन उपचारात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए निदान आवश्यक है, निदान में समस्याओं के कारणों का ज्ञान किया जाता है, यानी 74 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, उपचारात्मक शिक्षणस्य आवश्यकता भवति, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता कहाँ पर होती है। दृष्टि दोष युक्त बालकानां कृते, दृष्टि दोष युक्त बालकों के लिए, कक्षा स्तरानुगुणं प्रगतिं न कृतानां बालकानां कृते, कक्षा स्तर के अनुरूप कक्षा स्तर के अनुरूप प्रगति न कर पाने वाले बालकों के लिए, या फिर आदिवासी बालकानां कृते, आदिवासी बालकों के लिए, या फिर सृजनशील बालकानां कृते, यानी सृजनशील बालकों के लिए। तो 75 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, कक्षा स्तर अनुगुणं प्रगतिं न कृतानां बालकानां कृते, यानी 75 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, उपचारात्मक परीक्षण आवश्यकता वर्तते, उपचारात्मक परीक्षण की आवश्यकता कहाँ पर होती है। छात्राणां परिचयार्थम, छात्रों के परिचय में, प्रतिभाशाली बालकानां ज्ञानाय, प्रतिभाशाली बालकों के ज्ञान के लिए, छात्राणां वर्गीकरणार्थम, छात्रों के वर्गीकरण में, छात्राणां समस्या निवारणाय, छात्रों की समस्या के निवारण के। उपचारात्मक परीक्षण आवश्यकता कहाँ पर होती है। उपचारात्मक परीक्षण की आवश्यकता छात्रों की प्रगति के ज्ञान के लिए होती है। कक्षा में बालकों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, कक्षा के स्तर के अनुगुण प्रगति हुई या नहीं, इन सब के ज्ञान के लिए उपचारात्मक परीक्षण आवश्यक होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर डी नंबर, छात्रों के समस्या निवारण में उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग छात्रों के समस्या निवारण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, उपचारात्मक परीक्षण उद्देश्य, उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है छात्रस्य अभिव्यक्ति सुधारकरणम, छात्रों के अभिव्यक्ति में सुधार करने के लिए, छात्रस्य भाषा संबंधी क्षमता या मूल्यांकन, छात्रों के भाषा संबंधी मूल्यांकन के लिए, छात्रस्य समस्यानां ज्ञानम, छात्रों की समस्या ज्ञान के लिए, छात्रस्य सद्वृत्तानां विकासकरणम, छात्रों में सद्वृत्ति का विकास करने के लिए। उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होगा, आंसर ए नंबर, छात्रस्य अभिव्यक्ति सुधारकरणम, यानी उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्र की अभिव्यक्ति में सुधार करना है, साथ ही छात्र अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में कहाँ समस्या का अनुभव कर रहा है, इसमें भी उसका उपचार किया जाता है, उसको सुधार किया जाता है, उसको मार्गदर्शित किया जाता है। ठीक है, 77 का आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, नैदानिक उपचारात्मक प्रक्रिया कदा पर्यंतम भवितव्यम संस्कृत है, आसान थोड़ा सा नहीं होता है, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे 78 का आंसर बताओ कौन सा होगा। नैदानिक उपचारात्मक प्रक्रिया कदा पर्यंतम भवितव्यम, यानी नैदानिक उपचार प्रक्रिया का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। यावत छात्रा इच्छा, यानी छात्रों की इच्छा के अनुसार, यावत अध्यापक यानी टीचर्स की इच्छा के अनुसार, यावत विद्यालय समय भवत, विद्यालय के समय तक, या फिर यावत छात्र समस्या या निवारण न भवत, जब तक छात्रों की समस्या का निराकरण न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है यहाँ पे, क्या होगा, डी नंबर, नैदानिक उपचारात्मक प्रक्रिया तब तक हो जब तक छात्र की समस्या का समाधान न हो जाए, छात्र की या अध्यापक की इच्छा अनुसार इस प्रक्रिया को बंद नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 का डी।
क्वेश्चन नंबर 79, एका छात्र विद्यालय इत शब्दम विद्यालय। एक छात्र जो है विद्यालय, ये शब्द जो है इसको इस तरह से लिखता है विद्यालय। इत लिखत भाषा शिक्षण रूपेण रूपेण भगवान किम कृष्ण। तो इसलिए आप भाषा शिक्षक के टीचर हैं, तो आप वहां पे क्या करेंगे ये बताना है आपको। ऑप्शंस देख लो। तस्या पंजिकाया विद्यालय, उसके जो पी है या फिर पंजिका है उसमें विद्यालय शब्द का लिखेंगे एवं उससे पूछेंगे कि उन दोनों के मध्य क्या विभेद है, और अगर वो विभेद पता चल जाए कि ये ध है ये द्य आधा द है यहाँ, ठीक है, ये ध है और ये आधा द है, उसकी पुस्तिका में हम लोग लिख के ऐसा कोशिश बताने की कोशिश करेंगे कि उनके मध्य क्या विभेद है, फिर वो समझ जाए कि हाँ विद्यालय क्या होता है और विद्यालय क्या होता है। अन्यथा स्वकीयम, स्वकीय शब्द सुधाकरणाम प्रतिष्ठित, और वह इस कारण अपने स्वयं से सुधार कर ले। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? या फिर बी देखो, विद्यालय शब्द से ऊपर चिन्ह कृत्वा शुद्ध रूपम लेखिष्यत, यानी विद्यालय शब्द जो है ऊपर चिन्ह कृत्वा शुद्ध लेखन करना चाहिए, या फिर तस्या ताड़नम कैसे, या फिर उसको मारना चाहिए, टाइट करना है, दंडित करना चाहिए, या फिर ताम विद्यालय शब्दम विंशति बारम लेखना है वदिष्यत, यानी उसको विद्यालय शब्द को 20 बार लिखने के लिए बोलना चाहिए। 79 का आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे, सबसे उपयुक्त आंसर ए होगा। सबसे पहले तो उसकी पंजिका या कॉपी में हम दोनों विद्यालय और विद्यालय दोनों लिखेंगे, गलत और सही वाले, और उसमें बताएंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद वो स्वयं सुधार करेगा कि हाँ ये वाला विद्यालय सही होगा, उसको पता भी चल जाए। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 18, उपचारात्मक शिक्षणम भवति। उपचारात्मक शिक्षण कहाँ पर होता है? प्रतिभाशाली बालकानां कृते, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। समस्याग्रस्त बालकानां कृते, समस्याग्रस्त बालकों के लिए। प्रखर बुद्धि युक्त बालकानां कृते, प्रखर बुद्धि युक्त बालकों के लिए, या फिर सभी के लिए। उपचारात्मक शिक्षण समस्याग्रस्त बालकों के लिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बालकों को आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए यह शिक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये मैराथन सीरीज यहीं पे समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संस्कृत शिक्षणे प्रयोगाय दृश्य उपकरणम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का उपयोग दृश्य उपकरणम, जो कि इसी सीरीज में हमने कराया था, बीच में कहीं मिला होगा आपको, तो अगर इसका आंसर न पता चले तो देख भी लेना, मैं बताऊंगा कि कमेंट बॉक्स में बताना। तो संस्कृत शिक्षण का प्रयोग दृश्य उपकरणम यानी होता है। तो संस्कृत शिक्षण का प्रयोग कौन सा दृश्य उपकरणम का उपयोग करता है? चलचित्रम, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड, ग्रामोफोन। में कंफ्यूजन भी होगा, कई लोग ए या सी लगाने की कोशिश करेंगे, मैं उसका हिंट भी दे रहा हूँ, और इसमें देखना कौन सा सबसे उपयुक्त होगा। दृश्य उपकरणम की बात कर रहा है, ठीक है। ये वीडियो अगर आप लोग फेसबुक या फिर टेलीग्राम पे देखना चाहते हो, वहाँ पे जाके जुड़ सकते हो। और हाँ, मैराथन सीरीज का यही एंड होता है। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक लाभ हो उनको, तो पेपर के जस्ट पहले। ठीक है, हम लोग अभी अगले मैराथन को करेंगे, अभी यहीं पे इसको समाप्त करते हैं।